स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। उसमें हमने 7 क्वेश्चंस देखा, जिसमें हम लोगों ने पूरा 9th स्टैंडर्ड का जो है वो सिलेबस सब रिकॉल किया है, डिफरेंट सिस्टम्स देखे हैं। ठीक है, आज हम लोग अभी हमारा बिगनिंग हो रहा है इस चैप्टर का अच्छे से। आपको कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं उसी क्वेश्चंस के साथ पूरा डिटेल में। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस, एज वेल एज हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कि लाइफ प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, उनसे एक्चुअली क्या मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, डिफरेंट सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर नीड्स कांस्टेंट एनर्जी। देखो क्या बोला है, डिफरेंट सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर नीड कांस्टेंट एनर्जी। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। कौन से सिस्टम्स होते हैं बेटा, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, देन आपने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिटिव सिस्टम एक्सेट्रा। ये जो सारे सिस्टम्स होते हैं, ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तभी ह्यूमन बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। और ये सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, इन सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए बेटा क्या चाहिए होती है, तो एनर्जी। व्हाट इज़ नीडेड इज़ एनर्जी। ओके, क्या बताया आपको कि ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट इन अ ह्यूमन बॉडी नीड्स कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। और इन सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए क्या चाहिए, तो बेटा एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमको किससे मिलती है, फूड से। ये हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। अब आ रहे हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट में दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स, ये बेटा क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। तो क्या बताया है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स दीज आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड के ब्रेकडाउन से हमको हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। जो भी न्यूट्रिएंट्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स मतलब फैट्स का कॉम्प्लेक्स मैटर वो होता है, लिपिड्स एंड ग्लिसरॉल। जब फैट्स ब्रेकडाउन होते हैं तो लिपिड्स और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड्स लिपिड्स और ग्लिसरॉल में होते हैं, मतलब फैट्स की कैटेगरी में ही आता है लिपिड्स। ठीक है, तो दीज 3 आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। इनसे हमको हमारे फूड में जो एनर्जी होती है तो वो एनर्जी मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स के ब्रेकडाउन से हमको एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी बनती कैसे और कहाँ है, सो माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इट सिंथेसाइजेस का मतलब होता है प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स। क्या, सिंथेसाइजेस एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स, यही न्यूट्रिएंट्स ये वाले होते हैं जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे इनका जो ऑक्सीडेशन है वो होता है, और क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, जो कि हम लोगों ने कल क्वेश्चंस में देखा है। तो उसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन के लिए हमको सबसे की मटेरियल क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए होता है कि न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बोला तो कौन सा, ब्लड, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बोला तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। ये न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है, और क्या प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको वही पूरा एक कंटेंटमेंट में बताया है कि ऑक्सीजन सेल के तरफ आता है, न्यूट्रिएंट्स भी सेल के तरफ आते हैं, ये दोनों मिलकर आते हैं सेल में।
इनका इनका प्रोडक्शन इनका न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है या न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है और फाइनली क्या प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी। ये आपको इस पॉइंट का इन शॉर्ट समरी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 के तरफ। 4 में आपको ये दिया है कि प्लांट्स कैसे होते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक। क्या करते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन फूड, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो दैट फूड जो बन रहा है वो क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। क्या बताया, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब कैन मेक देयर ओन फूड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होता है, तो फूड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जितना ग्लूकोज उन लोगों ने यूटिलाइज किया उतना ग्लूकोज रखते हैं और रिमेनिंग फूड दैट इज रिमेनिंग ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम, ट्यूबर, लीव्स एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जितना उनको ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट लगता है बेटा उतना वो लोग रखते हैं अपने पास एंड देन व्हाट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कहाँ जाता है, तो दे आर स्टोर्ड इन फ्रूट्स, तभी फ्रूट्स मीठे होते हैं, रूट, स्टेम, ट्यूबर्स, लीव्स एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है एटमॉस्फेयर से, देन सनलाइट जो कि बिल्कुल ही फ्री होती है, देन वाटर एंड देन क्लोरोफिल। ये वाला है 4 रॉ मटेरियल्स, 4 रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड एंड फाइनली व्हाट इज मेड, द ग्लूकोज। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट, प्लांट्स को बेटा कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। क्या बता रहा है एरो, प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, ठीक है। ये कंज्यूम बाय एनिमल्स, क्यों कंज्यूम किया जा रहा है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स। एनिमल्स खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दे आर डिपेंडेंट, हेंस दे आर व्हाट, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फूड, ठीक है। तो अदर्स बोले तो एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को ही खाते हैं। सो द एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स एंड एनिमल्स विच डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर नोन एज कार्निवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है, एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उनको किस पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स, बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉपिक एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। 6th पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि जो हम लोग फूड ले रहे हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोगों ने कल पढ़ा है, 2nd प्रोटीन्स, 3rd फैट्स, 4th विटामिन्स एंड 5th मिनरल्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है, फैट से हमको एनर्जी मिलती है, ये मसल्स बिल्ड होते हैं प्रोटीन से, मसल्स बिल्ड एंड बोथ ऑफ देम इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा इम्यून सिस्टम ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। कौन से, विटामिन्स और मिनरल्स। इनके सोर्सेज क्या है तो मैं अब बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बेटा वो हमको मिलता है सीरियल क्रॉप्स से, जैसे कि ग्रेन्स, दाल, चावल, सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, पैडी, मेज, जवार, बाजरा, इन सब से, जैगरी, इन सब से जिसमें भी ग्लूकोज कंटेंट है। प्रोटीन्स हमको मिलता है पल्सेस से, ग्राम, चना, तुअर, मटकी, मोट, इन सब से। फैट्स हमको मिलता है ऑयल, घी, बटर से। विटामिन्स मिलते हैं फ्रूट से, मिनरल्स मिलते हैं वेजिटेबल्स से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही बताया है जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, उनके सोर्सेज और फंक्शन क्या है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। एक्चुअली हमारा ग्लूकोज जो है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है तो हमको एनर्जी मिलती है। तो इनके सोर्सेज और फंक्शंस देखेंगे, सोर्सेज और फंक्शंस बताएं। कहाँ से मिलता है सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको मिल्क से, फ्रूट से, जैगरी यानी गुड़ से, केन शुगर मतलब शुगर केन, गन्ना, देन सीरियल्स
जैसे कि जवार, बाजरा, वीट, राइस। देन आपको वेजिटेबल से भी थोड़ा बहुत वेजिटेबल से भी मिलता है। पोटैटोज़, इसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में स्टार्च होता है, तभी बोलते हैं अगर किसी को वेट लॉस करना है तो पोटैटो बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए। स्वीट पोटैटोज़ यानी शकरकंद, ठीक है, मीठी जो गाजर होती है जिसको उबाल के खाते हैं। एंड स्वीट मीट्स मतलब आपका ये जो नॉनवेज होता है उसमें। देन फंक्शंस है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम। कितना मिलता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, ये आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ये जो टॉपिक था हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको ये पूछूंगी कि जो प्लेयर्स होते हैं वो बार बार जाके ब्रेक में लिक्विड ड्रिंक्स ही क्यों लेते हैं या ग्लूकोज ड्रिंक्स ही क्यों लेते हैं? क्योंकि उनसे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये वाला आपको क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे, ठीक है। क्या बोला गया है बेटा? ये पहले जो भी आपके बोर्ड पे आपको पॉइंट्स लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो आप नोट करेंगे। और फिर आपको वहाँ पे बुक में पूछा गया है, मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ्स ड्यूरिंग ब्रेक ऑफ द गेम, व्हाई मे बी द प्लेयर्स कंज्यूमिंग दीज फूड स्टफ्स। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो आप देखो गेम के बीच में जाके कुछ फूड स्टफ्स लेते हैं, तो ये लोग जो वो वाले फूड स्टफ्स लेते हैं जिनसे इनको एनर्जी मिले। एनर्जी क्यों चाहिए उनको? ताकि वो आगे का गेम अच्छे से खेल सकें। तो इंस्टेंट एनर्जी देने वाला आपका क्या होता है? ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अब हम लोग आगे देखते हैं रेस्पिरेशन। बेटा अभी हम रेस्पिरेशन देख रहे हैं, तो आपका जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 है उसमें कैन यू रिकॉल में एक क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। क्या दिया है? व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ डज इट अकर्स। रेस्पिरेशन होता क्या है, वो कैसे होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका व्हाट इज रेस्पिरेशन, उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है कि रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन दिया है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। जो भी हम फूड खाते हैं उसका जो ब्रेकडाउन होता है बेटा ग्लूकोज में, और फिर जो उसमें से एनर्जी निकलती है उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन मतलब आपको सिंपल लगा होगा कि सिंपल ब्रीदिंग होता है। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीदिंग। ये जो मैंने यहाँ पे दिया है सेकेंड नंबर का जो डेफिनेशन दिया है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, श्वास घेणे आणि श्वास देने, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंपल ब्रीदिंग। लेकिन ब्रीदिंग के साथ साथ जो हम लोग फूड का ब्रेकडाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ब्रीदिंग प्लस एनर्जी प्रोडक्शन विद द एसिमिलेटेड फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, जो भी फूड हम लोगों ने खाया उससे एनर्जी बनाई और ब्रीदिंग के साथ उसको, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ग्लूकोज को ब्रेक ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। इनहेलेशन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक्सहेलेशन, ठीक है, उसको रेस्पिरेशन कहेंगे। और इनहेलेशन एक्सहेलेशन सिंपल को ब्रीदिंग कहेंगे। इनहेलेशन के समय हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेलेशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। तो होता कैसे, जब पूछा है हाउ डज इट अकर, तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने बोर्ड पे दिया है, आप लोग नोट डाउन करेंगे ये आंसर। व्हेन इनहेलेशन इज डन, एयर एंटर्स द लंग्स। इनहेलेशन के समय जब हम लोग इनहेल करते हैं तो एयर क्या करती है, हमारे लंग्स में एंटर करती है। इनहेलेशन के समय एयर एंटर्स इन द लंग्स। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स द ब्लड वाइल CO2 फ्रॉम द ब्लड एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। फ्रॉम द लंग्स चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द यहाँ पे लंग्स चाहिए। जब एयर एंटर करती है लंग्स में तो ऑक्सीजन from the air enters the blood while CO2 from the blood exit from the lungs। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, बाहर से ब्लड अंदर जा रही है। एयर एंटर्स द लंग्स, द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स द ब्लड, लंग्स में गई और फिर क्या हो रहा है, वो ब्लड से बाहर जा रही है। वाइल CO2 फ्रॉम द ब्लड एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। जो CO2 है मतलब कैसा होता है बेटा, ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं आपकी, ठीक है, और यहाँ पे लंग्स में एल्वियोलाई होता है। तो ये क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन देता है और ये CO2 देता है। तो जिस तरह से ऑक्सीजन अंदर आया उसी तरह से CO2 बाहर गया।
तो जो बाहर वाला ऑक्सीजन है एयर वाला वो अंदर एंटर हो रहा है और हमारे लंग्स में एंटर कर रहा है, फिर वो ब्लड को जा रहा है। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो लंग्स में आ रहा है और फिर बाहर जा रहा है। ये प्रोसेस होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, ठीक है। थ्रू एक्सहेलेशन CO2 इज गिवन आउट। एक्सहेलेशन में CO2 दी जाती है, इनहेलेशन में एयर एंटर होती है ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है। तो ये बीच का एक्सचेंज कैसा होता है, तो मैंने ये 2 लाइंस में बताया आपको। दिस गैसियस एक्सचेंज ऑकर थ्रू एल्वियोलाई मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये लंग्स में एयर पाउचेज होते हैं एल्वियोलाई, हमारी ब्लड कैपिलरीज बाजू से क्रॉस होती है, तो क्या होता है, ये लेकर आ रहा है ऑक्सीजन और इसके पास है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स से आया है। तो ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को देता है और ये अपना ऑक्सीजन ब्लड को देती है। सो दिस इज द गैसियस एक्सचेंज, ताकि ब्लड फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के पास ले जाए और सेल्स का जो CO2 था वो एल्वियोलाई में एंटर हुआ और वो फिर एल्वियोलाई से बाहर निकल गया। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, क्योंकि हमारा नोज और लंग्स ही इन्वॉल्व है, अंदर एयर आ रही है बाहर जा रही है, दिस इज सिंपल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर अंदर जो ऑक्सीजन गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो कैसे होते हैं देखो, द RBCs कैरी ऑक्सीजन टू एवरी सेल। हियर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया टिश्यू रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। द ऑक्सीजन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ऑक्सीजन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्या बताया आपको मैंने, ऑक्सीजन जो अंदर एंटर हुआ, कहाँ से अंदर एंटर हुआ, एल्वियोलाई से, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर गया। अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ एंटर हुआ है आपके ब्लड कैपिलरीज में, इनको लेके जाने वाला कौन, RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें होता है हीमोग्लोबिन, जो कल वीडियो में बताया था। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है हर सेल के पास। हर सेल में कौन बैठा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ क्या होता है टिश्यू रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड यूज़ किया है तो यहाँ हम यूज़ करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आया, ऑक्सीजन भी आया और डाइजेस्टेड फूड भी आया। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड आने के बाद वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, और क्या हुई तो बेटा एनर्जी रिलीज हुई। Energy is released by oxidation of food, energy is released in the form of ATP। तो इस तरह से आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन अलग है, दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एंड ब्रीदिंग का डेफिनेशन अलग है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बाकी पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है आपके 2 फेजेस में। फेज 1 इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और फेज 2 इज इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, हाउ डज रेस्पिरेशन ऑकर, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ डज ऑकर। रेस्पिरेशन हम लोगों ने देखा कि एसिमिलेटेड फूड से एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, उसको रेस्पिरेशन कहा है। और ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है वो उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस एट बॉडी एंड सेल्यूलर लेवल। जो रेस्पिरेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो 2 लेवल में होता है, एक बॉडी लेवल पे, एक सेल्यूलर लेवल पे, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, दैट इज बॉडी लेवल एंड सेल्यूलर लेवल। तो उसमें हम देखेंगे कि बॉडी लेवल में क्या होता है और सेल्यूलर लेवल में क्या होता है। बॉडी लेवल में यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हुआ बेटा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, यानी बस बाहर का ही, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, बस इतना ही। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या किया, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में
जो एक्सचेंज हो रहा है, इनहेल हम लोग ऑक्सीजन कर रहे हैं, वो नोज से अंदर एंटर हो रहा है, लंग्स में जा रहा है, बॉडी सेल्स में मिक्स हो गया, बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आया फिर उसके बाद लंग्स से फिर नोज से बाहर निकला, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बॉडी और एनवायरनमेंट का सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, या फिर आप उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, जो कि हमने को लास्ट टाइम देखा। नाउ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन जिसमें कहा गया है, उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स इनसाइड द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। यानी हमारा रेस्पिरेशन जो होता है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 में होता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में ही देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 के जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस, उसके आंसर्स क्या हैं, ठीक है। तो उसके पहले आपको टेक्स्ट बुक के एक पार्ट में यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। एक डायग्राम है आपको यहाँ पे, दैट इज़ 2.1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये वाले आपको बॉक्स फिलअप करने हैं खुद से, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। ये बुक्स, ये वाले बॉक्सेस में फिलअप करके आपका इसका स्क्रीनशॉट निकाल के या फिर पिक्चर निकाल के आपको आपके ग्रुप पे सेंड करना है, दैट इज़ योर होमवर्क। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। वो आपका जो डायग्राम है वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, आपको समझ में आएगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसको ड्रॉ भी करो। तो ड्रॉ करते समय आपको समझ में आएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, NO मतलब ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है C6H12O6। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में देयर आर 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen, hence glucose is C6H12O6, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल, एटम एंड इन इट्स कंबाइंड स्टेट इज नोन एज मॉलिक्यूल, आपने केमिस्ट्री में देखा ही होगा। या फिर ये एक कंपाउंड है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मतलब ये क्या है, कंपाउंड विच इज इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है और एक ऑक्सीजन, ये सब मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाता है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, Which types of chemical bonds are present between all these atoms? ये जो एटम्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो इनमें ये पूछा गया है कि which type of oxygen is which type of covalent bonds are present between all these atoms? सॉरी, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये लोग क्या है, ये मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूल बनाते समय ये लोग आपस में जब जुड़ते हैं तो वहाँ क्या बनते हैं, बॉन्ड्स, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक होता है बेटा आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच, और कोवलेंट बॉन्ड होता है 2 नॉन मेटल्स के बीच, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। इज इट क्लियर? तो चूंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या है बेटा, ये नॉन मेटल्स हैं, इसीलिए इनके बीच में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। सो दीज एटम्स हैव कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन देम, दिस इज द आंसर। Third question, in terms of chemistry, what happens actually when a molecule is oxidized? Oxidize मतलब यहाँ पे हम लोग word use कर रहे हैं oxidize. What do you mean by oxidation? Oxidation मतलब oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen, ठीक है। पर अभी हमको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है, इसीलिए ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपन्स एक्चुअली व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, जब एक मॉलिक्यूल, मान लो ग्लूकोज है, जब आप उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन इज एडेड,
ऑक्सीजन इज एडेड या फिर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा, मैं तो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ले रही हूँ, लेकिन एक जनरली जब एक मॉलिक्यूल को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या होता है, इन जनरल पूछा है इन्होंने। व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज इट गेन्स ऑक्सीजन एटम, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब इट गेन्स ऑक्सीजन, और इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसमें, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे आपके आंसर्स एंड हुए हैं। इज इट क्लियर, 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस तरह से बताए गए। 1 का भी क्लियर है, 2 का भी। 3rd का क्या बताया मैंने कि केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं हम लोग तब ये बताया जाता है कि जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो वो ऑक्सीजन गेन करता है और इट लूजेज इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन। अब हम लोगों ने 1, 2, 3 पॉइंट यहाँ लिखा था, अब उसी का ही 4th पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यू है। 4th पॉइंट में क्या बता रहे हैं बेटा, देखो, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब तक हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि एटीपी इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which is formed during respiration process. Oxidation of glucose is carried out step by step in a cell during a process of cellular respiration. Is it clear? Oxidation of glucose, जैसे ग्लूकोज का हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखा, दिस इज ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, क्यों हो रहा है, ताकि इससे क्या मिले हमको, एटीपी। एटीपी क्या है बेटा, एनर्जी, एनर्जी बन रही है। इज इट क्लियर? तो जब एटीपी के प्रोडक्शन में एनर्जी बन रही है, यानी क्या हो रहा है, बेसिकली होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स ये यूटिलाइज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है या उसके दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आगे हम लोग देखने वाले हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा अभी तक के सेल्यूलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये हमारे रेस्पिरेशन के फेजेस हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो हम लोगों ने देख लिया, दैट इज सिंपल ब्रीदिंग, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें एक्चुअली हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो आपको बुक में है, टेक्स्ट बुक में जो है एक्चुअली रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में, या फिर आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन को आप इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो या टिश्यू लेवल ऑफ रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये हम लोग अब डिटेल में देखने वाले हैं। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज डन बाय 2 मेथड्स, 2 मेथड्स में होता है, एरोबिक और अनएरोबिक। जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मल जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन और रहा नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि वेदर द रेस्पिरेशन इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम देखेंगे अब एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है या ऑक्सीजन लगता है, ठीक है, सॉरी यस, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली गलती से लिखा गया है, बट यू कैन रिप्लेस इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन, फाइन। हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पहला देख रहे हैं, बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या लग रहा है बेटा आपको? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। हमेशा ध्यान में रखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करने वाले होते हैं एरोब्स। ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एज एरोब्स, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स इन 3 स्टेप्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन।
जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें भी 3 स्टेप्स लगने वाले हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के अपने आप में 3 स्टेप हैं। कौन से? ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल दैट इज TCA साइकिल, ठीक है, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये 3 स्टेप्स हैं किस चीज़ के लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। कौन से? ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक अभी देखने वाले हैं, दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस। बेसिकली व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस? बेटा ग्लाइकोलिसिस का मतलब है breakdown of glucose to form pyruvate या pyruvic acid is known as glycolysis। ग्लूकोज का लिसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या बताया जा रहा है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू फॉर्म पायरुवेट। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना पायरुवेट में। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है बेटा, ध्यान देंगे। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड stepwise into 2 molecules of each of pyruvic acid, ATP, NADH2 and water। क्या क्या बनता है बेटा? 2 molecules। इसमें क्या बन रहे हैं? 2 molecules of pyruvic acid, यानी each of 2 molecules of pyruvic acid बन रहे हैं। आप देखेंगे क्या क्या बना? pyruvic acid, NADH2, उसके बाद ATP एंड वाटर। इन सबके बेटा क्या बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, सबके 2 मॉलिक्यूल्स। किस में से? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, ठीक है। क्या दिख रहा है बोर्ड पे बेटा? ग्लाइकोलिसिस में, इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, ठीक है। 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of NADH2, 2 molecules of ATP and 2 molecules of water is formed। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जब ऑक्सीजन लगता है तभी तो ये एरोबिक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या हो रहा है? ग्लूकोज में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, ठीक है। उस समय आपको दिखता है कि ये स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं। अब आप देखने जा रहे हो कि द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, ये प्रोसेस कहाँ होता है? तो बेटा सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये वाला प्रोसेस कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज अनएरोबिक। दोनों में एक प्रोसेस कॉमन है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, जो कि कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। क्योंकि बाकी जो एरोबिक का प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और अनएरोबिक वाला प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही कंटिन्यू रहता है। तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होगा, और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन का जो अगला स्टेप है वो किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, उसके बाद फिर से वो प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में कैरी ऑन होगा। सिर्फ फ़र्क है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आगे का प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी बनती है। मोर एनर्जी दोनों में बनेगी, यहाँ पे भी, लेकिन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस किस में हो रहा है बेटा? साइटोप्लाज्म में। इसमें ऑक्सीजन मिला तो भी चलता, नहीं मिला तो भी चलता अनएरोबिक कंडीशन में। उसके बाद आप देखोगे पायरुविक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोए दैट इज एसिटिल कोएंजाइम A, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड CO2।
क्या बताया जा रहा है? अब क्या मिल रहा है? पहला प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस के भी 2 स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, जिसको मैंने ए और बी में दिया है। तो फर्स्ट स्टेप में आप देखो, ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में क्या हो रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना, ये एंटर होता है दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज मैंने आपको बताया है हमेशा C6H12O6 होता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड इज 2 कार्बन कंपाउंड। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है C3H2O4, सॉरी C2H6O4, C2H6O4, ये क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है। तो इसके लिए ये 3 कार्बन कंपाउंड है, C3H6O4, 3 कार्बन कंपाउंड है। दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 1 मॉलिक्यूल। अब इसको 6 बनाने के लिए अपने को 2 मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ेगा। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये जो बेटा पायरुविक एसिड बना, ये फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड CO2। यानी ये जो पायरुविक एसिड बन रहा है, इसका फाइनली क्या होता है? इससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। यानी टोटली हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में क्या बन रहा है बेटा? क्या बनता है टोटल? अगर हम लोग इन टोटल देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स। अभी मैं अगर अपने यहाँ पे समरी लिखती हूँ तो आपको क्या मिलेगा? पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में क्या बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, NADH2 कितने बन रहे हैं? यहाँ 2 बने और यहाँ 2 बने, मतलब 4, ATP 2 बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद वाटर जो है H2O, ये भी 2 बनते हैं, CO2 ये भी 2 बन रहा है यहाँ पे। और क्या बचा आपका? एसिटिल कोए कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल, एसिटिल कोएंजाइम A बन रहा है 1। ये है आपकी समरी बेटा, ये है आपकी समरी। ग्लाइकोलिसिस में क्या बन रहा है फाइनली? आप देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 एसिटिल कोए। ठीक है, इतना होता है ग्लाइकोलिसिस में। अब आपको 2 टर्म्स दिए हुए हैं, NADH2 एंड FADH2। ये दोनों चीज़ें बनती हैं बेटा आपके सेल में और यूज़ होती हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। ये दोनों क्या है बेटा? दीज बोथ आर एंजाइम्स मेड इन सेल एंड यूज्ड इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पूरे रेस्पिरेशन में आप ये टर्म्स देखोगे, NADH2 एंड FADH2। ठीक है, आपने देखा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। अगले 2 प्रोसेस हम लोग आगे देखने वाले हैं, TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। उसमें भी आपको ये 2 टर्म्स यूज़ होने वाले हैं। NADH2 इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FADH2 इज फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ATP तो आपको मालूम है ATP क्या होता है। ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, ये था ग्लाइकोलिसिस। अब हम आगे देखते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन।